दोस्तों, आज हम आरआरबी चेन्नई 1995 का सेट देखेंगे। सेट का पहला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। यह स्तूप मध्य प्रदेश में है। तो अब क्वेश्चन बनता है ये कि अशोक किस वंश से था। तो अशोक मौर्य वंश से था। अशोक मौर्य वंश से था और मौर्य वंश में कुल कितने शासक हुए, तो सभी शासकों को हम लोग देख लेते हैं। तो मौर्य वंश में मुख्य रूप से 3 शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। लेकिन पूरा शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ और बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक हुए बृहद्रथ। अशोक का जो शासनकाल था, अशोक का शासनकाल 269 से 232 ईसा पूर्व तक चला। तो अशोक का शासनकाल 269 से 232 ईसा पूर्व तक चला और अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी जबकि पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ और कलिंग पर आक्रमण अशोक ने 261 ईसा पूर्व में किए। अशोक द्वारा कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। अशोक के शासनकाल में ही तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी और अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। तो इस तरह से मौर्य वंश का हम लोग ने कितने शासक हुए, सभी शासकों को देख लिए और अशोक के बारे में कुछ मेन बिंदु पर भी चर्चा कर लिए। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक किस सल्तनत से था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत से था। दिल्ली सल्तनत पर निम्न प्रकार से राजवंश ने शासन किए। तो इसको याद करने के लिए एक छोटा सा हम लोग क्लू बनाए हैं जिसे ट्रिक कहते हैं और उसका नाम है कि गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब खिले तो सुगंध लो, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हुए। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हुए। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हुए और सैयद वंश के संस्थापक खिरीज खां हुए, जबकि लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी हुए। तो गुलाम वंश का शासनकाल जो था 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। खिलजी वंश का शासन था 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। तुगलक वंश का शासन जो था 1320 से 1398 ईस्वी तक चला। सैयद वंश का जो शासन था वो 1414 से 1451 तक चला। लोधी वंश का शासन था जो 1451 से 1526 ईस्वी तक चला। इस तरह से गुलाम वंश के संस्थापक के साथ साथ हमने दिल्ली सल्तनत पर जितने राजवंश ने शासन किए उन सभी का क्रम देख लिए, उन सभी के शासक के नाम, संस्थापक के नाम भी देख लिए और कितने कितने वर्षों तक राज्य किए ये सब भी देख लिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या कहलाता है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या कहलाता है। तो पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ी कहलाती है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है। और दोदा बेटा की ऊंचाई, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है और दोदा बेटा की ऊंचाई है 2637 मीटर। 2637 मीटर। और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और पहली ऊंची चोटी कौन है। तो पहली ऊंची चोटी अनाईमुद्दी है। पहली ऊंची चोटी अनाईमुद्दी है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि लावड़ी तथा तमाशा किस राज्य से संबंधित है। तो महाराष्ट्र से। लावड़ी तथा तमाशा महाराष्ट्र से संबंधित है। कुछ और प्रमुख नृत्य है उसको भी देख लेते हैं हम, जिसे भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। कथक उत्तर भारत से संबंधित है। कथकली केरल से है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। उड़ीसा ओडिसी से है। मणिपुरी मणिपुर से है और मोहिनीअट्टम केरल से है।
इससे संबंधित कुछ व्यक्ति के नाम भी है जो प्रश्न बना करके और कुछ भारतीय नृत्य है जिसको हम देख लेते हैं। तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से संबंधित है। इससे संबंधित व्यक्ति हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। और कथक जो है उत्तर भारत का है। इससे संबंधित व्यक्ति हैं बिरजू महाराज। कथकली केरल से संबंधित है। कृष्ण नायर जी संबंधित है इससे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है जो कि यामिनी कृष्णमूर्ति संबंधित है। ओडिसी ओडिशा से संबंधित है। केलुचीरण महापात्र संबंधित है इनसे। मणिपुरी मणिपुर से निर्मला मेहता जी हैं। मोहनी अट्टम केरल से हेमा मालिनी जी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी थे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के बारे में दो चार बिंदु जानते हैं हम लोग। तो अकबर जो है मुगल साम्राज्य से संबंधित है। अकबर मुगल साम्राज्य से संबंधित है। तो मुगल साम्राज्य में कुल 6 शासकों ने शासन किया। मुगल साम्राज्य में कुल 6 शासकों ने शासन किए जो कि पहला है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। पहला बाबर हुए, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर, पांचवा शाहजहां और छठा औरंगजेब। तो पहला जो बाबर है, बाबर का जीवन काल जो है, शासन काल जो है 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक रहा। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1657 ईस्वी तक रहा। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। इस तरह से अकबर का जो शासनकाल है, अकबर के बारे में दो चार बिंदु जान लेते हैं। तो अकबर जो है 1556 से 1605 ईस्वी तक राज्य किए। अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। माता का नाम हमीदा बानो बेगम एवं पिता का नाम हुमायूं था। राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ। राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर में हुआ। पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें हेमू की हार हुई। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें राणा संगा के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और राणा संगा के बीच में, जिसमें राणा संगा की हार हुई। तो इस तरह से अकबर के बारे में हम लोग कुछ जान लिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब मुख्यालय आ गया तो मुख्यालय से दो चार क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो मुख्यालय में पहला क्वेश्चन गैट आता है। गैट का मुख्यालय जिनेवा हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन हो गया। एशियाई विकास बैंक ADB एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला हो गया। एशियन दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ का मुख्यालय एशियन का मुख्यालय जकार्ता हो गया। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स हो गया। और रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा हो गया। सार्क का मुख्यालय काठमांडू हो गया। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस हो गया, जो कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो इस तरह से हम लोग कुछ मुख्यालय देख लिए। चलते हैं अब स्पीडी का अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि गैट GATT गैट का जगह WTO ने कब लिया। तो गैट का जगह WTO ने 1 जनवरी 1995 ईस्वी को लिया। गैट का जगह WTO ने 1 जनवरी 1995 ईस्वी को लिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने भारत की यात्रा कब की। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी। मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। एलोरा और एलिफेंटा में शैल्य कृत चैत्य किस काल की थी। तो राष्ट्रकूट काल की थी। एलोरा और एलिफेंटा में
शैलकृत चैत्य किस काल की है? तो राष्ट्रकूट काल की है। कह रहा है कि गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया? गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया? तो गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया। गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया था। तो तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु हुए। तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु हुए। तो सिख धर्म के कुल कितने गुरु हुए? तो सिख धर्म के कुल 10 गुरु हुए। सिख धर्म के कुल 10 गुरु हुए। तो सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन हुए? गुरु नानक हुए। दूसरा गुरु अंगद हुए। तीसरा गुरु अमरदास हुए। चौथा गुरु रामदास हुए। पांचवा गुरु अर्जुन देव हुए। छठा गुरु हरगोविंद सिंह हुए। सातवां गुरु हरराय हुए। आठवां गुरु हरकिशन हुए। नौवां गुरु तेग बहादुर हुए और 10वां गुरु गोविंद सिंह हुए। तो इसमें अगर हम चाहें तो 8वां गुरु हरकिशन को इस तरीका से याद कर सकते हैं कि देवकी के 8वां पुत्र थे किशन जी। देवकी के कृष्ण लीला में देवकी के 8वां पुत्र थे कृष्ण भगवान, यानी किशन जी। कृष्ण भगवान 8वां पुत्र थे। तो इस तरीका से कोऑर्डिनेट करके हरकिशन हम याद कर सकते हैं कि 8वां गुरु हरकिशन जी थे। और हम इस तरीका से 5वां गुरु भी याद कर सकते हैं कि महाभारत में अर्जुन 5वें पुत्र थे। अर्जुन 5वें पुत्र थे। महाभारत में 5 पांडव थे जिसमें एक अर्जुन भी थे। महाभारत में 5 पांडव थे जिसमें एक अर्जुन भी थे। तो इस तरह से गुरु सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन के रूप में याद कर सकते हैं। और चतुर्थ गुरु रामदास हुए। चतुर्थ रामदास हुए, यानी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे। तो चतुर्थ गुरु रामदास हुए। तो इस तरीका से हम लोग कुछ कोऑर्डिनेट करके याद कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अब अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? चीन में लाल क्रांति 1949 ईस्वी में हुई थी। चीन में लाल क्रांति 1949 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 ईस्वी में दिया, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया 1942 ईस्वी में। इसी समय अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया गया था। इसी दिन, यानी कहिए तो भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन का जब नारा आगाज किया गया मुंबई के टैंक मैदान से, ग्वालियर टैंक मैदान से, तो 9 अगस्त 1942 के, यानी 9 अगस्त के रात्रि में जो प्रमुख नेता थे भारत छोड़ो आंदोलन के आंदोलनकारी, उनको पकड़ करके यानी गिरफ्तार करके अनेकों जगहों पर बंद कर दिया गया। और ये आंदोलन लगा कि अब कोई करने वाला नहीं है। आंदोलन को ऐसा लग रहा था कि अब इसका नेतृत्व करने वाला तो कोई नहीं है, क्योंकि प्रमुख नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। तो इस तरीका से इस आंदोलन को नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा जाता है। एक तरह से नेतृत्व विहीन आंदोलन की संज्ञा भी दी गई थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चोल वंश किस लिए प्रसिद्ध है? किस शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो चोल वंश नौसैनिक के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे भारत छोड़ो आंदोलन का जो महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न आएगा, उस सारे प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। और महात्मा गांधी पर एक वीडियो बना के हम डालेंगे, जो कि फुल्ली वीडियो महात्मा गांधी पर रहेगा, जिसमें महात्मा गांधी से संबंधित सारे क्वेश्चन करा देंगे। कह रहा है कि विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अब विश्व का सबसे बड़ा देश कह देगा तो भैया रूस हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम परियोजना अभयारण्य, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है।
इराक की मुद्रा क्या है? तो इराक की मुद्रा दिनार है। इराक की मुद्रा दिनार है। इस तरह से आरआरबी चेन्नई 1995 का सेट हम लोग ख़त्म किए डिस्कशन के साथ, और अगला दिन अगला सेट स्टार्ट होगा। ये जितना भी क्वेश्चन होगा इससे भी अधिक अधिक डिस्कशन हम करते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। यकीन मानिए आने वाला समय में बहुत अच्छा तैयारी आपका होगा। धन्यवाद। जय हिंद।